अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट हमारी एक पेंडिंग पड़ी हुई है, आप लोग भी बार बार पूछ रहे हैं, उसको निकाल लें। IS 12 में पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 288, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, हर दफ़ा कोई इतनी डिटेल से बात करनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें वजह बताएं, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है, और मुझे बता दें बस, बाकियों की खैर है, मैंने क्या कर लेना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल एट 31 दिसंबर 20 इज 40। इंटरेस्ट रिसीवेबल एट 31 दिसंबर 20 इज 40 एंड ओपनिंग रिसीवेबल इज 30। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज 55। याद रखिएगा ये साइड कैश के लिए होती है। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज सो टू प्रिपेयर एन अकाउंट इज नथिंग। ये तो बहुत आसान सा है, अकाउंट बना लेना आसान सा है, ये तो गिवन है। तो कैश कितना आ गया 40, करंट टैक्स और DTL स्लैश है। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट इन करंट टैक्स वर्किंग। PBT कितना था 1270। इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश 45। लेकिन ये यहां नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता है इसका कौन सा रेट है, इसका सेपरेट रेट है, इसलिए इसको आप यहां नहीं लिख सकते। तो नीचे आके जब सवाल खत्म होते हैं और टैक्स निकल रहा होता है तो टैक्स ऑन 45 एट द रेट ऑफ 20%, 9। ये करंट टैक्स में हो गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगी बात, बोले ना। और डेफर टैक्स की वर्किंग ओपनिंग भी होगी, लेकिन मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। जो डेफर टैक्स की वर्किंग क्लोजिंग होगी उसमें कैरिंग अमाउंट 40 और टैक्स बेस 0, और डिफरेंस आ जाएगा 40 का, और टैक्स रेट लगेगा और फिर टैक्स निकल आएगा 40 इंटू 20%, 8। डन। सो हाउ टू टैकल, 15 मिनट की ब्रेक कर लिए। हाउ टू टैकल का जवाब मैंने क्या दिया था, प्रिपेयर टी अकाउंट इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी। तो अल्लाह का शुक्र है यहां तक आपको 70-80% मार्क्स मिल गए हैं। अब रिकॉन के अंदर कोई एक आधा नंबर कट जाएगा तो परेशान ना, हमने कौन से 100 नंबर लेने हैं। लेकिन सुन लें, रिकॉन पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13, जो लोग लेट आए हैं बस यहीं से आगे भी सुन लेंगे तो समझ आ जाएगी, वरना ऑनलाइन लेक्चर ले लीजिएगा। तो लेकिन नोट में मैंने एक तरीका बताया था आपको, नोट में मैंने कहा था पता है क्या करें, नोट में मुझे डर है कि आप लोग ले जाएंगे 45 और 40। नोट में आप ले जाएंगे 45 और, लेकिन नोट में मैक्सिमम जाना चाहिए फॉर द ईयर जो कि 55 है, वो नोट में जाना चाहिए। अब मैंने एक मशवरा दिया था आप लोगों को, मुझे वो बताएं, असल में ये मसला कभी आया नहीं था ना, मैंने एक मशवरा दिया था आप लोगों को, वो बताएं वो क्या दिया था। मैंने कहा था कि ओपनिंग रिसीवेबल रिसीव हो गया होगा तो इस साल वाले में से फिर कितना रिसीव हुआ, जल्दी बताएं ना। 30 रुपए मिले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 30 रुपए पुराने वाले हमें मिल गया हो गया इंटरेस्ट,
और ये 55 में से फिर कितना मिला? 15। तो अब मैंने क्या कहा था, करंट टैक्स की वर्किंग, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग ना छेड़े, वो सही हो चुकी है, वो हाउ टू टैकल में है। फड्डा सारा क्या बनाने में आया था? नोट। फड्डा क्या बनाने में आया था? नोट। तो नोट में मेरा मशवरा है, रिकॉन, वही रिकॉन, रिकॉन में मेरा मशवरा है कि आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा 40 ज़रब 10%, क्योंकि इधर 20 लगे ना, 40 ज़रब और 45 में 15 पड़ा हुआ है, तो 15 ज़रब 10%, 10 20 तो लग गए हो यार, इतना तो ना करें ना, रिकॉन में अब इतना जोन तो ना करें। कितना लगना था? 20। पीबीटी पे कितना लगा दिया? 30। डिफरेंस 10 होता है ना। तो अब रिकॉन में क्या लेके जाना है, जरा सारे आज सुने। 40 का 10%, क्योंकि 20 इधर लगा है, 40 ये वाला, 40 का 10% और 45 में 15 पड़ा हुआ है, तो 15 का भी 10%। मैं दोनों को आज इसलिए अलग अलग करवा रहा हूं क्योंकि कभी कभी इधर रेट डिफरेंट हो सकते हैं ना। इधर तो रेट कितने परसेंट है? 20%, और इधर भी आज 20%। आप बताएं रिकॉन में क्या लेके जाना है? बोले असल में 55 लेके जाना है ना, क्योंकि फॉर द ईयर 55 है, तो 40 का और 15 का। तो रिकॉन में आप लोग सबसे पहले 15 का 10% ले जाइएगा और फिर 40 का 10%। ये मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। अच्छा, ये हो गया लेस। अब बच्चे पूछ रहे नहीं इसकी लॉजिक बताएं, आप लोगों ने, आपने ऐसा क्यों किया है? भाई अगर इसकी लॉजिक सुननी है तो फिर जरा दिलों को भी थामना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, फिर इसकी लॉजिक भी आपको पता चल जाएगी। लॉजिक इसकी पता क्या है कि ये जो 30 मिला है ना, जिसपे आपने इस साल टैक्स दिया है 30, ये आपके टैक्स एक्सपेंस में गया ही नहीं। सीटी डीटी का जो टोटल होता है ना टैक्स एक्सपेंस, वीकॉन से ऊपर बनता है ना सीटी डीटी, तो सीटी डीटी के टोटल में ये गया ही नहीं। आप कहेंगे जान दो सीटी में गया, जान दो कि कहाँ की बातें कर रहे हैं, आप कहेंगे सीटी में गया, आप कह रहे हैं सीटी डीटी के टोटल में नहीं गया। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं सीटी में गया। आज एक बात सुने, असल में पिछले साल क्या हुआ होगा, पिछले साल की कैलकुलेशन उस दिन हमने की थी। इंटरेस्ट रिसीवेबल था 30, टैक्स बेस थी 0 और डिफरेंस आया था 30, और 30 पे 20% बना, 3 2 बार 6। असल में हुआ ये होगा कि हमारे साल के डीटीएल अकाउंट में ब्रॉड डाउन आ रहा होगा 6, हमारे साल के डीटीएल अकाउंट में ब्रॉड डाउन आ रहा होगा 6। ये वाला रिसीवेबल रिसीव हो गया इस साल, तो इसलिए इसकी वजह से कैरी डाउन आएगा 0। तो समझ आ रही है बात की, ये वाला रिसीवेबल तो रिसीव हो गया ना, तो क्या यही 30 अगले साल भी रहेगा या ये 30 रिसीव हो गया? रिसीव हो गया ना। तो मैं सिर्फ इस एडजस्टमेंट का डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना रहा हूं, अगला रिसीवेबल क्रिएट हो गया, मैं उसको नहीं समझा रहा। जब लॉजिक समझ नहीं होती है फिर बाकी चीजों को साइलेंट रखना होता है। तो ये वाला 30 तो अल्लाह का शुक्र है इस साल क्या हो गया है। किसी को डाउट हो तो मेरे से क्लास के बाद आके पंगा ले ले भाई, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ओपनिंग डेटर थे 30 रुपए, डेटर 45 रुपए दे गए तो रिसीव हो गया ना। तो इस पे तो कोई बहस है या नहीं? कोई बहस नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये क्या हो गया है। अब प्योरली इस एडजस्टमेंट की वजह से इस 30 का कोई इंपैक्ट इधर नहीं होना चाहिए। इस वजह से डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में एक 6 इधर आया होगा, 6 इधर आया होगा। ये जो 6 इधर है ये उल्टी हो रही है 6 की, ये 6 की उल्टी हो रही है। ये जो 6 की उल्टी है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की, इधर में जो पड़ा हुआ 6 है पॉजिटिव, सीटी में इधर से गया 6, है ना, ये सीटी में जाता नहीं। 45 में 30 वो वाला पड़ा है ना, 30 ज़रब 20%, 6, 30 20%, इधर से सीटी में गया 6, उधर से डीटी ने उल्टी की 6 की, वो 6 सीटी में पॉजिटिव गया और इधर से 6, जब वो 6 पॉजिटिव गया नेगेटिव गया तो टैक्स एक्सपेंस में कितना चला गया? 0। ये है IAS 12 का टॉपिक। IAS 12 कहता है प्लीज इसका टैक्स मैंने पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि ये 30 मैंने पिछले साल कमाया था।
IAS 12 की ये ब्यूटी है, IAS 12 इस साल इस 6 के ऊपर खर्चा रिकॉर्ड नहीं होने देता। सर जाने दें सर, हमने CTE में अभी तो खर्चा रिकॉर्ड किया 6 रुपए इस पे, और नहीं, वो जो डेफर्ड टैक्स अकाउंट से जो रिवर्सल पड़ी है ना 6 की, उसने इस 6 को सेट करके रख दिए, और हमारे CT जमा DT का जो टोटल है उसमें अल्लाह का शुक्र है इस 30 का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, वो नेट हो गया है। इसलिए नोट बनाते हुए भी मैं पुराने रिसीवेबल को इग्नोर कर रहा हूं, और मैं सिर्फ क्या ले रहा हूं अब। ये सारी लॉजिक तो कहाँ से याद रहनी है, और ये सारी लॉजिक किसने अप्लाई करनी है पेपर में, और इतनी बातें कहाँ याद रहनी है। ये तो शायद बात भी आज मैंने जिंदगी में पहली दफा की है। आज मैंने शायद आपको एक बात बता दी है कि डेफर्ड टैक्स उलटते हैं और करंट टैक्स उसको नेट करते हैं, और हमारे साल इस 30 पे टैक्स नहीं बनता, क्योंकि इस 30 पे टैक्स हमने किस साल रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। पता है पिछले साल हुआ क्या होगा, अब मैं लंबी बात नहीं करना चाह रहा, पिछले साल 6 रुपए कैरे डाउन में गया होगा, और पिछले साल खर्चा रिकॉर्ड हुआ होगा 6 का। अब तो फिर जब आप बात खोलते हैं तो फिर लंबी हो जाती है। मैंने आपको कहा था कुछ भी ना करें, अब 15 मिनट देखें ज़ाया हो गए हैं, फायदा कोई भी नहीं हुआ, और 15 मिनट की बजाय मैंने एक काम कहा था कि इनको काट दिया करें। अब आप लोग अगर इस तरह हर चीज़ में जाएंगे तो फिर तो सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो जो रूल बताया जाता है उसको याद कर लिया करें, समझ आए ना आए, वो तो लंबी बहसें हैं, और ये बहस मैं भी क्लास के 15 मिनट बाद पूछूंगा, किसी ने समझा नहीं सकनी मुझे, और कुछ तो वैसे भी देख रहे हैं पता नहीं हुआ क्या। अच्छा अब मुझे ये बता दें, वैसे 90% को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, हाथ खड़ा करें। असल में उधर से वो रिवर्सल पड़ी, इधर से खर्चा पड़ा है, वो नेट हो गया, तो CT DT का जो टोटल होता है उसमें इसका इंपैक्ट गया नहीं। मैं बहरहाल अभी कोई और बात आपसे करने लगा था, मैं कह रहा था कीप द थिंग सिंपल, ये कटिंग ना करें अभी, ये कटिंग ना करें, ये कटिंग कब करें, जब रिकॉन बनानी है, ये कटिंग कब करें, जब रिकॉन बनानी है। और अगला काम क्या करना होता है, अगला काम सुन लें क्या करना होता है, अगला काम ये करना होता है रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश, रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश, कटिंग किए बगैर, कटिंग किए बगैर। कटिंग कब करनी है वो मैं खुद बताऊंगा। कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी, यहीं तक आपको एडजस्टमेंट के 70-80% आप मिक्स मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। जब रिकॉन बनाने पे आए तो फिर हमेशा क्या कर दिया करें, कटिंग 5-4 फर्स्ट इन, पीछे कितना बच गया 15। अब क्या किया करें, अब आप लोग ये 55 ना उठाया करें, ये मेरा मशवरा है, आज के बाद सुन लें, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे सवाल होते हैं ना, वो मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो इस तरह के होते थे। उन वाले सवालों की भी रिवीजन होगी है, वैसे ज्यादातर हमारे सवाल इस तरह के होते थे, आपको याद है, जिसमें ओपनिंग रिसीवेबल नहीं पड़े होते थे। 90% जो हमने सवाल किए उनमें ओपनिंग रिसीवेबल नहीं पड़े होते थे। तो मेरा मशवरा है आज के बाद जब भी कभी रिकॉन बनानी हो तो रिकॉन में आप 15 को अलग लेके जाया करें और 40 को, रीजन पता है क्या है, क्योंकि कभी कभी 15 पे अलग रेट लग रहा होता है और 40 पर अलग रेट लग रहा होता है, डन। लेकिन अगर एक ही रेट लग रहा है तो फिर आप 15 और 40 की बजाय 55 के ऊपर भी लगा देंगे 10%, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे हमारी एक पुरानी एडजस्टमेंट्स भी रिवाइज हो गई कि इस टी काउंट को रिकॉन में कैसे लेके जाना है। तो इसमें से 15 को अलग ले जाया करें, 40 को अलग लेके जाया करें, क्योंकि दोनों ने, इसने करंट टैक्स में मसला डाला है और इसने जाके डेफर्ड टैक्स में मसला डाला है, डन, ओके। हाँ जी, कंसोलिडेशन निकालें, अगर रेट डिफरेंट है तो डिविडेंड का रेट हमें अगले साल का पता चला, तो फिर तो हम डिविडेंड को लेजर में भी चेंज करेंगे। लेजर में कैसे, टीटीएल का हम बनाते थे लेजर, नहीं वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर रहे होते हैं उसमें ले ही अगले साल का रेट रहे होते हैं, हमारे साल खड़े होकर जब अगले साल का पता चल गया। निकालें आज कौन सा सवाल बनता है, होमवर्क के सवाल में कोई मसला पास है और क्वेश्चन 2, कितने लोगों से पहले ट्राई में टैली हो गया था, पास ओवर का क्वेश्चन 2, ओके। एक दफा दिखा दें मुझे, इतना पास ओवर का क्वेश्चन 2 क्या था, ये था ना, ये था ना, कितने लोगों ने वर्किंग 6 की थी घर में, वर्किंग 6 कैसे की थी आप लोगों ने, इन सबको नेट करके प्रॉफिट निकाला था, फिर इन सबको नेट करके प्रॉफिट निकाला था, फिर प्रॉफिट को उधर ले गए थे, फिर आप लोगों ने ये 1 जनवरी की बजाय कब की निकाल ली थी, आ रही 31 दिसंबर 14 की, ये 31 दिसंबर 14 की आ गई थी, ये 31, फिर इसको आप लेके गए थे CRE और SRE में। एडजस्टमेंट से सवाल में एक फेयर वैल्यू की थी, सेल ऑफ स्टॉक की थी, ये क्या होता है, देयर आर नो इंटर कंपनी बैलेंसेज आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, ये आपस के डेटर क्रेडिटर होते हैं, आपस के डेटर क्रेडिटर। RL values NCA in proportionate base at 31 December goodwill of CL was
impaired by 10%। लेकिन एनसीए किस पे थी? इस वजह से आपने सिर्फ इसका सिंगल इंपैक्ट लेना था, आपने इंपेयरमेंट लॉस को P&L के मुंह पे डाल देना था, एडमिन एक्सपेंसेस में। आज कौन सा सवाल बन रहा है? बताएं जल्दी। 29 निकालें जी। 29 नहीं, 29 तो भाई इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो तो नहीं हम क्लास में करते। 30 क्वेश्चन 30 करते हैं। अच्छा माय डियर, आज एक बात करनी है। क्वेश्चन 30 से पहले ये सवाल करें ना, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 30 से पहले क्वेश्चन 24 करें, और इस सवाल में और कल और परसों वाले सवालों में मसला बताएं। आज हमारा तीसरा दिन है P&L के सवालों में। आगे आ जाए, आने तो आपने जहां बैठते हैं डेली वहां बैठ। पेरेंट बॉट 75% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम सितंबर 10। पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स कब बाय किए माय डियर? तो बता दें, ये एक पहला वाहिद ऐसा सवाल आया है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा है, कई साल पहले या हमारे साल के मिड में। हमारे साल के मिड में का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट आपने 6 महीने के एंड पे खरीदा है। हमारे साल के मिड में का मतलब होता है बस आपने यकम सितंबर को खरीद लिया। अब मुझे बताएं, हमने जो सब्सिडरी को खरीदा है यकम सितंबर को, तो इसको खरीदे हुए ईयर एंड पे खड़े होके बताएं हमें कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। सितंबर, अक्टूबर, आगे फर्स्ट रो में आ जाए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमें सब्सिडरी को खरीदे हुए कितना अरसा हो गया? 4 महीने। चलें जी, भाई ये इसी जरा उतरवा ही दें कुछ दिन के लिए। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। ओके जी माय डियर, सेल 400 प्लस, भाई छुरी मंगवा देना, छुरी बकरा नहीं लाया हूं मैं। 250 प्लस, जल्दी करें जरा, इधर पड़ी हुई है इनके पास, ले। एक्सपेंसेस 20 प्लस 15। चलें, कैमरामैन भाई चले गए हैं। आप ऐसा करें, अपनी किताब से देख के बताएं एस का प्रॉफिट कितना है? 80। किसका प्रॉफिट बांटना होता है? एस का प्रॉफिट बांटना होता है या दोनों का? अच्छा, आज एक काम कीजिएगा, अगर आए में है जरा साथ वाले को हाथ लगा के चेक करें, आया हुआ है? जोर से जरा। हाँ हाँ, टेंजेबल। एसआरई में एसआरई ले जाएं तो एस के प्रॉफिट में एस का प्रॉफिट ले जाएं। बताएं जी एस का प्रॉफिट 85। आज इसको अंदर वाले कॉलम में लिखें, आज इसको अंदर वाले कॉलम में। तरबूज भी ले आओ। अब आप मुझे बताएं कि ये आज हमें छुरी की जरूरत क्यों पड़ी है? आज हमें छुरी की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा है? मीठी मीठी छुरी नहीं, पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है यकम सितंबर 2010 को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बताएं हम इस 200 रुपए को पूरा साल कंट्रोल करें या इस पे छुरी चला के 4/12 करेंगे? 4/12। क्या 200 पर मेरा कंट्रोल है या 200 के? लेकिन इसमें एक assumption लेनी होती है कि सब्सिडरी के प्रॉफिट्स इवनली एक्रू हो रहे हैं। 200 पे मेरा कब्जा है या 200 के सिर्फ 4 महीने से मैं इसका शादी का पेरेंट ने सब्सिडी को खरीदा कब है? यकम सितंबर को। तो कब से मेरे डिसीजन इंपैक्ट कर रहे हैं सब्सिडरी को?
यकम सितंबर से। तो कब से मेरे डिसीजन की वजह से वो सेल जनरेट कर रहा है? यकम सितंबर से। तो इसलिए एक काम किया करेंगे हम, इधर भी 4/12, 4/12, 4/12। अच्छा 200 माइनस 100, 100 माइनस 15, इस 85, ये वही वाला है ना 85, इस 85 पे लोग छुरी चलाना भूल जाते हैं। तो हम छुरी आज चला रहे हैं ताकि ये आपको याद रहे। जैम लग रहा है। ओके ले जाओ भाई, आजकल लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं बैग रखने पे। बट जरा 4/12, एक बार मैंने मुंह इधर किया व्हाइट बोर्ड पर, उधर गुत्थम गुत्था हुए थे 2, 4/12। ऐसा मसला हो तो बस की इंतजामिया को बताया करें, सवारी से ना लड़ने लग जाएगा, बाहर निकल, मैं शीशे के साथ था, मैंने पैसे दिए हैं। लेकिन ये 4/12 भी करना है। कुछ लोगों ने तो आजकल जराबों में अच्छा इनको समझ नहीं आया वो छोड़ें, आप लोग टोटल्स करें। 467, 280। अच्छा बैलेंस शीट में ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन होती है या फॉर द ईयर होती है? ये फॉर द ईयर फिगर्स के ऊपर होता है 4/12। जी अब एट्रीब्यूशंस खुद ही कर दें। ये मुझे लगता है आपने P&L के नीचे एट्रीब्यूशन की जगह नहीं छोड़ी क्या? इधर देखना हिम्मत है वैसे आप लोगों की, रिफ्लेक्शन पड़ी होती है ऐसे, गर्दन की एक्सरसाइज होती है आप लोगों की, लोग सुबह सुबह उठ के कर रहे होते हैं ऐसे, आप लोग क्लास में कर रहे होते हैं ऐसे। कुछ लोग तो उठ के ही दाएं बाएं हो जाते हैं, पूरा फिगर देखनी है बस। माशाल्लाह हो गई एट्रीब्यूशंस। चले बताएं जी टोटल कितने? 150 प्रॉफिट अवेलेबल टू पेरेंट और। अच्छा एक बात बताएं, यहां से तकसीम क्यों नहीं कर सकते चीजें? यहां से तकसीम क्यों नहीं कर सकते चीजें? लेकिन वैसे इतना सादा सवाल हो ना तो वर्किंग 5 अवॉइड हो सकती है। इन तीनों को नेट करके 200 ज़रब 4/12 माइनस 100 ज़रब 4/12 माइनस 15 ज़रब 4, इन तीनों को नेट करके भी यहाँ एट्रीब्यूशन हो सकती है, क्योंकि सादा सवाल है। लेकिन लॉजिक बस याद रखें, इस प्रॉफिट को हमने किसको देना होता है? इस प्रॉफिट को। देखें इधर देखें, इस प्रॉफिट को एनसीआई को नहीं देना होता, पता नहीं देख ही नहीं रहे। इस प्रॉफिट को एनसीआई को नहीं देना होता, इस प्रॉफिट को भी एनसीआई को नहीं देना होता, इस प्रॉफिट का सिर्फ 20, वो फिर हम वहां जाके निकालते होते हैं। अब सीआरए लिखना छोड़ दें बस। 28 इंटू 7, वन हाँ मंडे टेस्ट होगा ऑब्वियसली। मंडे टेस्ट दिया है। मंडे यही नहीं हमारा वादा हुआ था जब हम मिले थे जिंदगी में पहली दफा, यही हमारा वादा हुआ था ना कि मंडे को टेस्ट हुआ करेगा। पुत्र तू ऑडिट भी नहीं पढ़ा और तू उधर भी नहीं आया सुबह ऊपर वाली क्लास में, आपको कह रहा हूँ मैसेज नहीं मिला, ठीक है बंद कर दो अपने व्हाट्सएप सारे। पेज 537 पे आए और दुनिया जान के काम करना है, लोगों के स्टेटस देख लेने हैं, हमारे मैसेज नहीं पढ़ने, उन पे रिएक्ट भी कर देना है।
द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ पेरेंट लिमिटेड एंड सब्सिडरी लिमिटेड एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 इज एज फॉलोस। 30 है, 31 होमवर्क है ना, फिर आज होमवर्क करा रहे थे हम, आप लोगों ने किया ही नहीं भाई। ये कर दो फाइनलिंग क्वेश्चन 2 को अगले सफे पे ले जाओ, अभी दे दिए तो खैर है। सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, टैक्स एक्सपेंस, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, करंट लायबिलिटी, पापा इन्वेस्टमेंट जा, लोन टू बीएल डायरेक्टर। ये किसने ये नवे आए हो तुसी पाए केड़े पिंडों आए हो की होया भाई, किसने किसको क्या किया, ये क्या हो रहा है, ये कौन है? पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है, बंदा जूता उतार के मारे। पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है, ये क्या लिखा हुआ है? लोन टू बीएल। पेरेंट ने सब्सिडरी के डायरेक्टर को लोन दिया है। तो आप सब्सिडरी की किताबों में देखें ये पेएबल कितना नजर आ रहा है इसका। सब्सिडरी किताबों में तो पेएबल नजर ही नहीं आ रहा होगा, बल्कि अगर थोड़ा सा भी अक्लमंद हुआ डायरेक्टर और उसको शर्म हया हुई और आखिरत का इस्तेजार हुआ, तो वो घर में जो डायरी लिखता है रात को सोते हुए, उस पे लिख के सोएगा कि अगर मैं मर गया, मेरे घर वालों, मेरे बीवी बच्चों, अगर मैं मर गया तो मेरे मरने पे तुम लोगों ने पीटीसीएल को 10 मिलियन वापस करना है। तो वो उसकी पर्सनल डायरी में पेएबल आ रहा होगा, या बेगम को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजा उसने कि याद रखना तुम भी अगर मैं मर गया तो। बेगम का रिप्लाई आ गया, पहले मैं मरना है, मैं फिर क्या करूंगी तुम्हारे बगैर, पहले दुआ करूं मैं। अच्छा कह देती होती है, कई बेगम में बहुत मोहब्बत होती है, कहती हैं मैं पहले जावांगी, फिर तू आ जी, छेती आ जी, कह देती हैं कई दफा। और कई दफा होता है 1-2 दिन के वक्फे से निजाम है। अच्छा तो अब मुझे ये बताएं, बस इसी तरह अब देखें इधर, इसको कैंसल आउट नहीं करेंगे, इसको शो कर देंगे। वाई? क्योंकि ये सब्सिडरी का पेएबल नहीं है ना। कैंसिल क्या करते होते हैं? पेरेंट की किताबों का रिसीवेबल सब्सिडरी की किताबों के पेएबल से। क्या कि ये सब्सिडरी की किताबों का पेएबल है या ये एक थर्ड पार्टी है? इट इज अ थर्ड पार्टी, इट इज अ थर्ड पार्टी, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। और खाली 10 को उड़ा देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बैलेंस शीट देखें कैसे 10 रुपए से आउट होनी है। खाली 10 को जो नहीं उठाएगा उस 10 रुपए से बैलेंस शीट आउट हो जानी, जाहिर सी बात है। ये क्या चीपा चीपा करती रहती है भाई ये पूरा दिन, तो तेल डालो। करंट एसेट्स, पेरेंट एक्वायर्ड 8 मिलियन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम अप्रैल 2018 एट फॉलोइंग प्राइस। ये होता है पेज नंबर हमारा एट फॉलोइंग कंसिडरेशन। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से, पेज नंबर 521 है मेरे ख्याल से, जिसपे ये सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। यकम अप्रैल 18, ये मसला है ना। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 18, और हमने एक्वायर कब किया है? यकम अप्रैल 18 को। तो हमने हमारे सब्सिडरी बने हुए कितना अरसा हो गया है? 9 मंथ्स। लेकिन कोई मसला नहीं, आप अभी जो है वो सारा काम उसी तरह करें जिस तरह कल किया था। पहला सफ़ा छोड़ें, दूसरा सफ़ा छोड़ें, तीसरा सफ़ा छोड़ें, और चौथे सफ़े के मिड से आप शुरू करें वर्किंग नंबर 6। पेरेंट और सब्सिडरी, ओपनिंग, पैट, डिविडेंड तो आज सवाल में गिवन ही नहीं है। अच्छा डिविडेंड इधर सिर्फ तब आएगा जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है। डिविडेंड इधर आया करेगा अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया। आज के सवाल में वैसे डिविडेंड है नहीं, लेकिन मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। वी आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये वैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के साथ से नहीं पूछा जाता, डॉक्टर बन गए पूरा, सीए वालों के साथ अक्सर पूछा जाता है, कहीं आप बता दो ना सीए पूरा। ये क्या चक्कर है वैसे? ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा अभी तक शायद कभी, लेकिन ये पूछा जाता है सीए वालों पूरा। अच्छा आप बताएं मुझे कि ओपनिंग आ रही सवाल में गिवन है कितनी पी की?
डेट बताए ना, यकम जनवरी 18 और क्लोजिंग 31/12/18, कोई 15 कह रहे कोई 18 कह रहे। ओपनिंग आ रही पी की, एस की 80 और पैट आप जरा हो जाओ शायद शीशे वाली सीट पे, अच्छा ठीक है। अब पी का प्रॉफिट बोलें कितने, पी का सेल -130। वैसे देख लें, एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं पहले। नहीं, वर्किंग 6 इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सॉर्ट ऑफ इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की इजाजत, हत्ता कि अगर अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो आप भी शो ना कीजिएगा, कोई मसला नहीं। इधर डिविडेंड भी तब आया करेगा अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ जी। माइनस आगे प्लस एस का प्रॉफिट 180 -120 बैलेंसिंग 1। ये ना क्लोजिंग आरीज हैं, ये भी आप ले जाइएगा उसमें सीआरई और एसआरई में। क्या कौन सा 80 50 या 40? 80 तो ओपनिंग आ रही है ना, मतलब ये क्या होती है। अभी तो मैं बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूं ना, अभी तो मैं P&L का सवाल नहीं करा। अभी मैंने ये करके सब कुछ काट दिया। हाँ हमने नो प्री आ रही अभी देखना मैं कैसे निकालूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैंने बैलेंस शीट कहां से शुरू करनी है, मैंने बैलेंस शीट शुरू करनी है क्लोजिंग आरी से। ये 9 महीने 12 महीने की कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगी। अभी मैं 9 महीने 12 महीने के एडजस्टमेंट्स करने लगा हूँ, फिर आप देखते जाइएगा मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे बता दें, आप लोगों ने बचपन से हमसे पढ़ा हुआ है, तो ये वाली फिगर हमें चाहिए होती है वर्किंग नंबर 2 के लिए, और ये चाहिए होती है वर्किंग नंबर 3 के लिए। वो फिगर्स निकाल रहा था सवाल में। और एक बात याद रखिएगा, सब्सिडरी को इससे कोई कंसर्न नहीं हो, कोई कंसर्न नहीं होता कि उसको किसने कब खरीदा है। सब्सिडरी की आरिस तो यही है, सब्सिडरी को क्या कंसर्न कि मेरे ओनर कौन है। सब्सिडरी तो बस इसके अंदर इंटरेस्टेड होती है मुझे चारा मिलता रहे, तो सब्सिडरी को इससे कंसर्न नहीं मेरे ओनर कौन है। सब्सिडरी चीख चीख के कह रही होगी मेरी आरी आज तक की 120 है, आप आज जब प्री आरी निकालनी होगी तो मैं फिर 80 नहीं लूंगा, मैं फिर इसके साथ ऐसा तिया पांचा करूंगा 40 के साथ कि आपकी सोच है। वो जब प्री आरी निकालनी होगी उस वक्त की बहस है। अभी मुझे प्री आरीज चाहिए या क्लोजिंग आरीज चाहिए, तो सवाल स्टार्ट करने के लिए क्लोजिंग आरीज चाहिए। और जब सवाल एंड हो रहा होगा तो इसमें से कुछ वर्किंग 5 में लेके जाएंगे, वो अलग बहसें हैं, उनको छोड़ें, वो P&L का सवाल सॉल्व करना होगा। फिर इस वर्किंग का मकसद ये था कि 230 और 120 निकल आए। तो चलें जी, ये आप लोग पेपर में ना किया करें, मैं जरा ऐसे वेला टाइम जाया करने के लिए इधर कर लेता होता हूँ। 180 और 80 को काट दिया, कितना हो गया 230 120। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 11 12 ये 14 फिगर्स उठा लें, फिर सवाल शुरू करते हैं। जी शेयर कैपिटल 150, सब्सिडरी का 1
जी आरी कौन सी? जी और करंट लाइबिलिटीज सही शुगर है वैसे क्लास में 70 + 60 आगे जी इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1.1 में ले जाया करें इनको। एज पर क्वेश्चन 220 लोन टू BL डायरेक्टर इसको रिसीवेबल पे नजर आने दें इसे क्योंकि कैंसिल नहीं करना किसी चीज से। करंट एसेट्स वन हो गए हैं आप लोगों के मोबाइलों पे भी वन चलें। ट्यूसडे वाला रोजा जरूर याद से रख लीजिएगा। अच्छा अब मुझे ये बताएं पी एक्वायर्ड 8 मिलियन नहीं इफ्तारी नहीं इधर होगी पी एक्वायर्ड 8 मिलियन इफ्तारी वाला तो चला गया। पी एक्वायर्ड 8 मिलियन शेयर्स ऑफ BL ऑन यकम अप्रैल 18 पेरेंट ने सब्सिडी को कब खरीदा? यकम अप्रैल 18। तो बता दें ये कब की आ रही है? यकम जनवरी 18 की। तो इसके थोड़ी देर बाद प्री आरी आने वाली है क्योंकि अभी जनवरी आ गया फरवरी मार्च थोड़ी देर बाद प्री आरी हमें मिल सकती है लेकिन ये तो बहुत आगे की आ रही है। ये कब की? ये ना लाएगा शुगर मैं मना किया तेनों ना कदे कदे पढ़न का मूड हुंदा है की चाहना है तू? परेशान ना हो अगर जिंदगी में। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ कभी मेरा कैलकुलेटर गुम हो जाता है कभी मेरी बॉल पेन नहीं चल रही होती कभी लाइट चली जाती है। ओए हाँ हमने तो टेस्ट दिखाने थे घर से हाँ ठीक है ठीक है तो हो रहे हैं ना भाई ऐसा चेक होने शुरू हो गए हैं। ये किसका टेस्ट था? ये क्या चीज़ दिखानी थी इसमें? ये भाइयों ने कस्टमर्स के नाम लिखे हुए हैं कस्टमर A B एंड C। हालांकि रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर में कस्टमर के नाम नहीं लिखने होते। क्या दिखाना था? बंदे का नाम भी आ गया विच किसी वजह से मैंने छोड़ा हुआ था इसको। ये देखें ना भाई
इन्होंने रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर वाले नोट के अंदर वर्किंग भी दे दी, कस्टमर ए बी सी डी 120 वर्सेस 60। अब कहीं आपको नजर आ रहा है कि इन्होंने वर्किंग का लफ्ज लिखा है? नहीं नजर आ रहा ना? कहीं आपको नजर आ रहा है इन्होंने नोट की हेडिंग दी है, 37.5 को बना दिया इन्होंने, लेकिन आगे रेवेन्यू फ्रॉम मेजर कस्टमर लिखे, हालांकि हमने इसका नाम लिखवाया था रिलायंस ऑन मेजर। अब डर रहे हैं बोलते हुए गलत ना बोल दिया जो बोलना होता है, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। लोग लिख गलत जाते हैं तो बोलते हैं गलत, शर्म आ रहा है, डॉक्यूमेंटेड चीजें लोगों की गलत पड़ी हुई हैं, जान दो यार। अच्छा जी भाई, इतनी खूबसूरती से एंट्रियां अंदर मर्ज हुई हुई हैं, डेटे हैं और फिगरें हैं, थोड़ा थोड़ा जरा गैप डाल के दरमियान में कुछ लाइनें लूने आए, फिगरें फूरें इतनी। अच्छा जी चलें इसको सही करवाएं, सारी डायग्राम खराब हो गई थी हमारी। 31 दिसंबर 18। अच्छा वैसे ही आपसे मैं पूछ रहा हूं, वैसे ही आपसे मैं पूछता नहीं होता, आपको पता है आपसे ज्यादा। ये 50 से कम रिडक्शन है और ये कम रिडक्शन 60 है, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बता दे कि मिड ऑफ ईयर में कम रिडक्शन क्या थी, कैलकुलेटर के बगैर याद बताए जरा, मिड ऑफ ईयर में कम रिडक्शन क्या थी। कोई ऐसी आपसे पूछ लेता आज तक कितने एसेट डेप्रिशिएट हो गए हैं, बोलें 55। अब इसमें कोई कमाल मारा है आपने? कुछ नहीं कमाल किया, ठीक है। बोले ओपनिंग कम रिडक्शन क्या थी? 50। क्लोजिंग कम रिडक्शन 60। डेप्शन फॉर द ईयर 10। अब मैं आपसे पूछूं कि मिड ऑफ ईयर में डेप्शन क्या थी, आप कैसे बताएंगे? आप कैसे बताएंगे? मुझे कोई तरीका बताएं। आप कहेंगे 50 जमा 10 इंटू 6/12, क्योंकि ये 10 रुपए कितने अरसे की डेप्शन है, ठीक है। इसको आसान कर लेते हैं, इसको 12 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये 62 हो जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं कहता हूं मुझे 1 महीने बाद की, मुझे इस दिन की कम रिडक्शन बताएं, इस दिन की 50, इस दिन की 50। मैं सही जगह रख रहा हूं, ये नहीं हो रहा कि उंगली इधर रख के इधर आ रही है मेरी। कम रिडक्शन इस दिन की बताएं 50, यानी मैंने उंगली इधर रखी और सोच इधर रहे हो। कम रिडक्शन 50, इस दिन की कम रिडक्शन, इस दिन की कम रिडक्शन कोई बता दे 61। इस दिन की कम रिडक्शन बताएं 51। गॉट इट? अब बेस्ड ऑन दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट गिवन टू ब्यूटीफुल पीपल इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मुझे ये बताएं ओपनिंग आ रही कितनी है 80, क्लोजिंग आ रही कितनी है, ये किस दिन की है, यकम जनवरी 18, ये किस दिन की है, इस साल डेप्रिसिएशन तो नहीं, इस साल प्रॉफिट कितना आया 40। अब कोई बंदा मुझे बताए मैं प्री आरी कैसे निकाल सकता हूं। प्री आरी का फॉर्मूला आज हमारे से सुन लें आप, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, ओह क्या फॉर्मूला बनाया हमने, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, कैरी डाउन माइनस कुछ मैं नहीं मशवरा दूंगा, कैरी डाउन माइनस कुछ नहीं, हमारा फॉर्मूला इंशाल्लाह यही रहेगा, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। 80 को क्यों नहीं मैं प्री आरी ले सकता, क्योंकि ये यकम जनवरी की है, मुझे किस दिन की प्री आरी चाहिए, यकम अप्रैल की। अब आप मुझे इस वर्किंग से साइड पे होके बताएं ब्रॉड डाउन कितने, 80। कुछ से क्या मुराद है, कुछ से क्या मुराद है, 40 का 3/12, 10 9 लड़ लो 10। जवाब क्यों ये 90 क्यों आ रहा है, ना ये 80, ना मैं अभी, ना मैं खाकी, ना ये 80, ना ये 120, ये 90 क्यों आ रहा है, क्योंकि मिड ऑफ ईयर में एक्विजिशन हुई है। तो ये भाई एक नई कैलकुलेशन आसान सी हमारे सिलेबस में आ गई है, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। कल के सवाल में होमवर्क में आपने ये वाली क्यों उठाई थी, मुझे बताएं। कल के होमवर्क के सवाल में और क्लास वर्क के सवाल में ये वाली क्यों उठाई थी? पेरेंट ने सब्सिडी को साल के पहले दिन खरीदा था। आज पेरेंट ने सब्सिडी को साल के पहले दिन खरीदा या साल के विच जाके खरीदा है? विच जाके खरीदा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन जो है ना, बेशक आप लोग यहां कर दीजिएगा, जहां आपके पास जगह हो कर दीजिएगा, यहां कर दें ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। वर्किंग 6 में जाके बताएं ब्रॉड डाउन कितना है, 80 प्लस 40 इंटू 3। जी माय डियर,
90, वर्किंग नंबर 2 से मैंने निकाल लिया 90। चलें जी, अब पहले एडजस्टमेंट पढ़ें सवाल की। अब ये आप जो बाहर गई थी बाद में किसी से समझ लीजिएगा। ये वाली एडजस्टमेंट हमारी हो गई, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, इसको मैं मिटा रहा हूं। P acquired 8 million शेयर्स, परसेंटेज भी निकाल लें। 100 है, 100 डिवाइड बाई 10, 10 मिलियन शेयर, तो 8 डिवाइडेड बाई 10, 80%। P acquired 80% shares of S on 1 अप्रैल 2018 at following cash payment of 160 million। क्या एंट्री हुई होगी? इधर ही लिखें। किताब पे ही लिखें। पेरेंट ने एक्वायर किया है सब्सिडरी को बाय इशूइंग 3 मिलियन शेयर्स ऑफ पेरेंट। पेरेंट ने स्वदी किंग को कहा है थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मेरे शेयर ले लो, तो एंट्री वही वाली, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। मैंने वैसे कहा था इन्वेस्टमेंट में 20 रुपए डाल दिया करें। 3 अभी तो वो शेयर भी नहीं निकालने पड़े ना, इतने के बदले इतने, वो तो शेयर गिवन है। 3 इंटू 20 60, 3 इंटू फेस वैल्यू 30, और 3 इंटू प्रीमियम भी 10 आज 30। जी मोहतरम, क्या करें इनका? पोस्ट कर दें? कौन कौन सी पोस्ट करें? कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट भूलता नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया होगा। दूसरी वाली एंट्री अकाउंटेंट, अगर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बिला वजह एज्यूम ना कीजिएगा कि अकाउंटेंट ये एंट्री भूल गया है। अकाउंटेंट ये एंट्री भूल गया वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस सवाल को घर जाके, मुझे पता है कंपेयर करेंगे, इस मुझे पता है जो कंपेयर करना होता है आप लोगों ने, आप लोग घर जाके इस सवाल को कंपेयर करेंगे इससे जो होमवर्क में क्वेश्चन 16 दिया था। माय डियर, वहां लिखा हुआ था शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। आप कंपेयर करेंगे क्वेश्चन 15 से, वहां लिखा हुआ था शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो भाई यहां नहीं लिखा हुआ शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो अल्हम्दुलिल्लाह शेयर इशू हैज बीन रिकॉर्डेड। अब तंग करने के लिए अगर उसने एडजस्टमेंट दे दी तो मैं क्या करूं? यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इन दोनों एंट्रीज के साथ ऐसे करके, इन दोनों एंट्रीज के साथ ऐसे करके मैं लिख रहा हूं ऑलरेडी पास्ट। ये एंट्रीज ऑलरेडी पास्ट है। जी जी, मैं उसकी तरफ तो मैं अभी आया ही नहीं, उसकी तरफ अब मैं जाने लगा हूं, उसकी तरफ अब मैं जाने लगा हूं। कैश क्रेडिट हो चुका है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है, कैश क्रेडिट हो चुका है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है। तो अब ऐसा कर लें कि या तो इसको काट दें, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम उससे मैंने क्रेडिट किया था, या इसको काट दें, या फिर ऐसे ही ब्रैकेट में लेके इसको बाहर ले आए 150 और 100, क्योंकि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है। मैंने अंदर इसलिए लिखा था कि मुझे ये एडजस्टमेंट पे नजर पड़ गई थी, लेकिन अब मैं बाहर इसलिए लेके जा रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट मुझे करनी
नहीं पढ़ी। ओके, इन्वेस्टमेंट 160 से डेबिट हो चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट 60 से डेबिट हो चुकी हैं। ये 160 और 60 इस काबिल है कि आप इसे ले जाएं वर्किंग वन में, और फिर जो इन्वेस्टमेंट में पड़ा रह गया उसको इंशाल्लाह हम ले जाएंगे आज बैलेंस शीट के फेस के ऊपर। जो भी पड़ा रह गया इंशाल्लाह भी तैयार रहें, उसको हम ले जाएंगे बैलेंस शीट के फेस के ऊपर। तो ये इन्वेस्टमेंट 160 से डेबिट हो चुकी हैं, और ये इन्वेस्टमेंट 60 से डेबिट हो, जो ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट नजर आ रही हैं, पता नहीं जितनी भी नजर आ रही हैं, पेपर में चेक नहीं किया करना वो कितनी है, हालिमो चेक नहीं करना कितनी है, बस जहन में सोचना है ऐसे। इन्वेस्टमेंट्स में कितना पड़ा हुआ है? 160। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट हो चुका है? 30। शेयर प्रीमियम में कितना क्रेडिट हो चुका है? 30। कैश तक पहुंचते हुए कितना क्रेडिट हो चुका है? 160। इन्वेस्टमेंट में कितना पड़ा हुआ है? 160। इन्वेस्टमेंट में कितना पड़ा हुआ है? 160। और उसके बाद और कितना पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है। अब बोले इन्वेस्टमेंट में 160 पड़ा हुआ है, और बोले इन्वेस्टमेंट में 60 पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ट्रायल में भी हैं, फिलहाल उसमें से मैं ये दोनों बाहर ले जाता हूं, इनको तो वर्किंग वन में लेके जाना है, इन दोनों को मैं ले जाता हूं वर्किंग वन में। तो जो बच गई इन्वेस्टमेंट्स उसको बैलेंस शीट के फेस पे आज ले जाएंगे कल की तरह। लेस टेक टू वर्किंग वन, असल में ये ऐसे होता है, एरो होता है बेसिकली। टेक टू वर्किंग वन, हाउ मच? 160। क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया ये सोदी किंग वाला है। और भी इन्वेस्टमेंट होती है ना हमारी, असल में इन्वेस्टमेंट्स में मैं रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा भाई, ये इन्वेस्टमेंट्स को मैं कह रहा हूं कि कितनी कहां लेके जानी है, ये मैं वो कर रहा हूं काम। आपके सारे एंट्रियां हो चुकी हैं, दोबारा क्या करा रहे हैं हमारे से? ओ भाई, इन्वेस्टमेंट सारी जानी नहीं होती ना वर्किंग वन में, इसलिए आप बताएं इन्वेस्टमेंट में से कितना ले जाऊं वर्किंग वन में? 160। भाई 160 की सौंदा नहीं आती, कितने सोए थे? क्यों पढ़ते हो इतना? क्यों पढ़ते हो इतना? जब पढ़ नहीं रहा था, ये तो सबका ही जवाब होता है, पढ़ नहीं रहा था। दिन पता है कितने रह गए? गिने चुने दिन रह गए। मतलब ये वो वक्त चल रहा होता है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब भी अगर आपकी तैयारी ना हुई तो फिर कितने दिन रह गए हैं? ईद पे तो शायद आपको बकरा देखने का टाइम ना मिले भाई। इसका मतलब ये कि कोई गुनाह नहीं हो जाएगा अगर आप बकरा नहीं देखेंगे तो, मतलब। अच्छा, अब 160 और टेक टू वर्किंग वन 60, इनको वर्किंग वन में ले जाएं। इनको वर्किंग वन में ले जाएं, और जो बच जाएगा उसको मैं लेके जाऊंगा बैलेंस शीट में। अच्छा, ओए बच्चा ही नहीं कुछ, अगर बच जाता। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे ही फन्ने खा बन रहे होते हैं, मतलब ये कि 160 और 60 इधर देख के ना थोड़ी थोड़ी देर ट्रायल में चाहती की हो रहे होते थले की हो रहे है। खुदा के लिए इस तरह नहीं करना। इस तरह जो करते हैं वो परेशान होते हैं, ऊपर से जरा साथ साथ चेक कर रहे होते हैं, यार उत्ते की पे है, अच्छा लेके कितना जाना है, अच्छा पीछे की बचेगा। आप लोगों ने उत्ते थले नहीं करना, आप लोगों ने ये हाथ रख देने और हाथ रख के इसको वर्किंग वन में ले जाना है, इसको वर्किंग वन में ले जाना है। इंशाल्लाह जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं आएगा। कोई क्लास के बाद आके सर नेगेटिव आ जाना है, नेगेटिव नहीं आएगा इंशाल्लाह कभी, इतना ब्लंडर सवाल आएगा नहीं बनाएगा। तो ये आप लेके चले गए। जो कोई बचा, कल के सवाल में बचा था, और कल के सवाल में सिर्फ कैश पेमेंट थी, कल के सवाल में सिर्फ, तो उसको मैं ले गया था। आज के सवाल में ये वाली भी है, तो आज दोनों चीजें लेके चले जाएं। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसी की रिवीजन होनी है। टेक टू वर्किंग वन, टेक टू वर्किंग वन में इसलिए लिखता हूं कि इट इज नॉट रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज दिस? इट इज दिस 160 ले जाओ वर्किंग वन में, 60 ले जाओ वर्किंग वन में, और बैलेंसिंग ले जाओ बैलेंस शीट के, क्योंकि ये अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं ये। तो इट इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन, इट इज जस्ट अ ट्री डायग्राम टू अंडरस्टैंड कितना कहां लेके जाना है। वो अल्लाह का शुक्र है ऊपर ऑलरेडी 220 पड़ा हुआ था, वो हमारा नसीब। अच्छा जी, 6
आप कहेंगे सर ये 160 और 60 एग्जामिनर को मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ से आया है, तो मुझे कोई इसने तो गुंजाइश देना मैं एग्जामिनर को बताऊं ये कहाँ से आया है। तो 160 तो सवाल में अवेलेबल है, ठीक है। फिर आप लोग इस सारे के ऊपर लिख लें वर्किंग 1.2, मिसाल दे रहा हूँ, इस सारे के ऊपर लिख लें क्योंकि आपने 60 बड़ी मेहनत से निकाला है, बड़े फन्ने खाए। आने वाले दिनों में इसके शॉर्टकट हम निकाला करेंगे, लेकिन फिलहाल लिख लें इसके ऊपर वर्किंग 1.2, क्वेश्चन पे लिखें आज इस सारे के ऊपर वर्किंग 1.2। ये एंट्रीज ऑलरेडी पास थी लेकिन करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें से मैंने कहां लेके जाया करना है थोड़ा सा, वर्किंग 1 में। अब बैलेंस शीट के फेस पे 0 चला जाएगा। वर्किंग 1 में मेरा मशवरा अब इस तरह कर दें आप 160 प्लस 60, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, मेरी जान ना लो। चलें जी आगे चलें। अभी तो बैलेंस शीट का सवाल हो रहा है ना, फिर इंशाल्लाह आखिरी थोड़ी सी देर में हमने P&L का सवाल करना है। अभी P&L के एंगल से ना सोचें। माशाल्लाह सवाल बड़े अच्छे हो गए हैं, एनसीए की फेयर वैल्यू दे रहा है। असी रोल जाती थी कट कट के। कल कलाम को कहीं आई ये ना सवाल दे दे कि एस की शेयर प्राइस क्या है। आपको पता है एस की शेयर प्राइस भी निकल सकती है 30 मिलियन से। ओ भाई कितने शेयर हैं हमारे टोटल, कोई नई गल पूछ लो मुंह। कितने शेयर हैं हमारे? ये 30 मिलियन कैसे निकला करता था, किसी को याद है? 2 मिलियन इंटू एस के। भाई कभी पुट्ठा चलने को कहा जाए ना जिंदगी में तो सीधे चल के देख लीजिएगा एक दफा, इंशाल्लाह पुट्ठे खुद ही हो जाएंगे। आप कोई अच्छा सा बच्चा बताए एस के शेयर की प्राइस क्या थी एक्विजिशन डेट पर? हाँ जी 15 आएगा यहां पे, मैंने इसीलिए एस लिखा है, एस के शेयर की प्राइस, मैंने 5 नहीं लिखा। तो आप 30 डिवाइड में 2 करें, इसकी शेयर की प्राइस क्या निकली? 15 मिलियन। 100 रुपए नाम दे भाई, सबने एंजॉय। ओके चलें जी, कोई नहीं, स्लिप ऑफ आइज हो जाती है। अच्छा जी एनसीए की फेयर वैल्यू बताएं। 30। आ जाए वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट कितनी? 30 इस रो में, पिछली रो में, 4th रो में। अच्छा जी आगे चलें। पॉइंट नंबर 3, ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ BL net assets was equal to the except a brand which had not been recorded by BL, which had कैरिंग अमाउंट बोले 0, फेयर वैल्यू 20, डिफरेंस बताएं 20। चलें जी एंट्री करें इसकी 20 की। वर्किंग नंबर 8 कर लो, चलो माय डियर 8 कर लो। वर्किंग नंबर 8, इनटेंजिबल एसेट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट कितना? फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता। ये क्या पाँव से को फुट्टे से खेल रहा है? 20 डिवाइडेड बाय इंटू 9/12, क्योंकि खरीदे हुए कितना अरसा हो गया? 9 मंथ्स। बोलें अमोर्टाइजेशन एडमिन एक्सपेंसेस में ले जाइएगा। अच्छा ये भी लिखना शुरू कर दें आप, ये भी लिखना शुरू कर दें, P&L के सवाल की तैयारी, एडमिन एक्सपेंस। लेकिन फिलहाल किसका सवाल सॉल्व हो रहा है? SRE डेबिट, इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट। अच्छा तुसी सारे जगह बना ली, ड्राइवर की जगह ही नहीं, फिगर की जगह ही नहीं छड़ी जी। कितना? 3। एक गाड़ी में 5 हाथी कैसे बैठेंगे?
3 पीछे 2 आगे, चलें जी आगे। अब एंट्री करें, इंटेंजिबल डेबिट, रिवोल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। हाथी के बच्चे की बात करें, वो बच्चा ही माशाल्लाह पैदा होता है ना, बड़ा होता है, सीधा जाने। इंटेंजिबल डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट 20। और आगे बोलें, होमवर्क के सवाल में थी एडजस्टमेंट रिवोल्यूशन की? पुत्र इस तरह के देख रहे हैं, होमवर्क कीता नहीं थे, कंसोलिडेशन का कर लिया, चल 1037 का नहीं कर रहा, कंसोलिडेट उसको भी किया करें। एसआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट कितने से? 3 से। नहीं अगे चलो, अगली एडजस्टमेंट। कितना डर लगता है उस क्लास को देख के, देखिए जरा सारे पीछे देखें। आज वैसे पीछे देखना मुनासिब नहीं होता, इतना डर लगता है इस क्लास को देख के, जैसे अभी थोड़ी देर में कोई ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा होगा और उल्टे पाँव वाली चुड़ैल आएगी। ओके, ऑन 1 जुलाई 2018 BL सोल्ड एन इक्विपमेंट टू AL। चलें आज ऐसा करते हैं, पहली दफ़ा P&L के सवालों में हम एडजस्टमेंट डालते हैं फिक्स्ड एसेट के डिस्पोजल की, और फिर तो इम्पेयरमेंट की वर्किंग है, वो तो आसान है। वर्किंग नंबर 9, BL सोल्ड टू AL, P टू S, S टू P, S टू P, क्या बिका है? इक्विपमेंट। इसमें पहले हम बनाएंगे डिस्पोजल अकाउंट, गेन दिया हुआ है, चलो फिर आसान हो गया। गेन बोले, सोल्ड एन इक्विपमेंट फॉर 40 एट अ गेन ऑफ 10, मतलब डिस्पोजल अकाउंट ये कह रहे हैं ना बनाएं, क्योंकि कैश गिवन है 40 का और गेन गिवन है 10 का, तो ये लोग कह रहे हैं बुक वैल्यू 30, उसका फायदा होना नहीं, हमें सिर्फ गेन चाहिए होता है। इसे नेट करें डेप्रिसिएशन से, इधर जगह खाली छोड़ दीजिएगा, इधर हमने आज P&L की एंट्री सिखानी है, यानी इसकी क्या एंट्री होगी और इसकी क्या एंट्री होगी जी। 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा रेट है 10 इंटू, अच्छा इसमें कुछ लोग बच्चे गलती से एक्विजिशन डेट लेते हैं, इसमें डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट देखनी है। डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट बताएं, 6/12 9। अच्छा, अब आप हजरात इस साइड पे जगह छोड़ दें P&L के लिए, एंट्रीज करेंगे, और इधर बैलेंस शीट की एंट्री बता दें। किसने बेचा? एस ने। किसने गेन रिकॉर्ड किया? एस ने। एसआरई डेबिट और पीपी क्रेडिट 9 से। जी कितने लोगों की बैलेंस शीट टैली होगी भी है? अच्छा आप लोगों ने कर ली भी, पता नहीं आंदे क्यों फिर। एसआरई डेबिट पीपी क्रेडिट कितने से? इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का 10%। आज जरा इसकी ना एंट्री लिख लेते हैं, आज इसकी एंट्री लिख लेते हैं ताकि P&L के एंगल से भी डिस्कस हो जाए। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और गुडविल, फिलहाल इंपेयरमेंट लॉस को वक्त आने पे कहां लेके जाएंगे? एडमिन एक्सपेंसेस में। वक्त आने पे कहां लेके जाएंगे? ये भी एक चैलेंज होता है ना कि लेके कहां जाना है खर्चे को। खर्चे तो डेबिट कर देंगे आप, लेकिन खर्चे को पाना कितने है ये भी तो पता हो ना। लेकिन आज एसआरई को हिट करेंगे क्योंकि फिर तो ये ब्रैकेट में हमने तैयारी कर ली है फ्यूचर की, P&L बनाने की, और ब्रैकेट से बाहर बैलेंस शीट। एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट। गुडविल कितनी है? आज नेगेटिव नहीं आ रही, नेगेटिव गुडविल गई थी कल P&L में अदर इनकम में।
अच्छा, एक ना काम कर लें आप, ये अभी से ना इसकी तैयारी कर लें IS 38 की, क्योंकि IS 38 में वो एडजस्टमेंट्स हमने रिवाइज करवानी है आपको। गुडविल पहले बता दें कितनी आ रही है? 20। कोई नहीं, लोन टू डायरेक्टर्स के नीचे लिख दें, लोन टू डायरेक्टर भी नॉन करंट टाइप चीज होगी, पता नहीं बताया था नहीं उसने। इंटेंजिबल्स में डाल सकते हैं +20। ओके, अंदर लिखना है, गुडविल को इंपेयर करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं 100, 20, 90 और 20 के साथ, वो इधर करके लिख लेते हैं। सो 20 क्या 90, इसको कहा जाता है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। लेकिन जब आप इसमें डाल देते हैं ना सरप्लस, लेकिन IS 38 के सवालों में यहां ब्रेक लगा के फिगर देता था वो, यहां ब्रेक लगा के फिगर देता था वो। IS 38 के सवालों में यहां ब्रेक लगा के फिगर देता था वो। इट इज बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग से देता था। सो व्हाट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस आज के सवाल में? 20, और ग्रैंड टोटल बताएं 230। अच्छा, मैं 230 के साथ लिख दूं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, या ऐसे करके लिख दूं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? एक ही बात है, एक ही बात है। ऐसे करके लिखने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स तो भी लिख लें, लेकिन फिर इसके अंदर क्या लपेट लीजिएगा, क्या लपेट लीजिएगा? सरप्लस। अगर ऐसे करके लिखना ज्यादा लॉजिकल मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे करके लिखने से जरा बात भी समझ आती है। सो बोले एट एक्विजिशन डेट वी विल कंपेयर द इन्वेस्टमेंट एंड NCI with the fair value of net assets of subsidiary at acquisition date। आप अगर जगह निकाल के कहीं आप लिख सकें वर्किंग वन में छोटा सा करके, तो कहीं लिख लें, इसे कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और इस सारे को मिला के कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है सरप्लस। और अगर सरप्लस 2-3 होते तो फिर हम ब्रेक फिर भी ये वाली यहीं लगाते हैं। ये नेट एसेट्स क्यों है वैसे, ये किसी को पता है? नेट एसेट्स PRC में पढ़ा था आप लोगों ने, यानी कि इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। So if I do not take surplus, it is called as book value of net assets. वैसे मुझे जरा ज़बानी बताएं, 100 जमा 20 जमा 90 कितना आ रहा है? 100 जमा 20 जमा 90 210। अच्छा, IS 38 के सवाल सुने आप कैसे आते हैं। IS 38 के सवालों में उसने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और प्री RE नहीं देता, यही तो मसला है। IS 38 के सवाल ऐसे होते हैं, ऑन एक्विजिशन डेट the parent acquired subsidiary and on that date the book value of net assets of subsidiary was 210. However, there is a brand which is internally generated by subsidiary and yet not recorded in financial statements, and it is revalued at fair value of 20. तो फिर हम क्या करते थे? फिर हमने पेपर में ना ऐसे करते थे कि हमें ये सारा तो पता नहीं होता था, हम लिखते थे यहाँ 210, और ये 210 क्या होती थी? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट, क्योंकि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम आ रही तो वो देता नहीं, और उसमें डाल देते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये इंशाल्लाह ऐसा करेंगे, शायद कल परसों ही किसी दिन IS 38 के जो 3 सवाल क्लास में करवाए थे उन तीनों को दोबारा करेंगे आफ्टर डूइंग कंसोलिडेशन, ताकि वो ज़रा ईजी महसूस हो। चलें, ये बात किसी और साइड पे निकल गई थी, वापस आ जाएं। पता नहीं टेस्ट क्यों खुल जाता है बच्चे, ये टेस्ट अभी दिन रात रिव्यू हो रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आपको भी अब चेक होके अन करीब मिलने वाले हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट की एंट्री बता दें। SRE डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अमाउंट मैंने नहीं लिखी, अमाउंट लिख लीजिएगा।
मैं ना जानबूझ के सवाल में डाली हैं एसआरई की एडजस्टमेंट्स ताकि आपको रिवाइज हो एस प्रॉफिट। आज एस प्रॉफिट में भी ये तीनों एडजस्टमेंट्स मैं लेके जाऊंगा। वो लाइन नहीं पड़ी होती हमने, हिट एस प्रॉफिट, तो जानबूझ के मैंने सीआरई को आज खाली छोड़ा हुआ है। सीआरई में कोई एडजस्टमेंट नहीं डाली क्योंकि सीआरई की एडजस्टमेंट तो पीएनएल के सवालों में इग्नोर करनी होती है। पीएनएल के सवालों में सिर्फ किसकी एडजस्टमेंट डालनी होती है, एसआरई टाइप। तो इसलिए एसआरई को आज भर दिए ताकि उधर रिवीजन हो हमारी। चलें जी, गुडविल को क्रेडिट कर दें, टोटल्स कर दें। क्या हुआ, रिजल्ट आ गया 13, ठीक है 3। असल में कोई मसला नहीं, जिसने जो लिखा होता है कोशिश होती है वो करा ले। अच्छा चलो ठीक है मैं वही कह रहा हूँ, जिसने जो लिखा होता है उसकी कोशिश होती है वो लिखवाया, मैं क्या करूँ। बैलेंस शीट फिर भी मैं, हाँ दोनों से हो जाएगी इंशाल्लाह। इतना कुछ आप कर चुके होते हैं, एंड पे बैलेंस शीट टैली होने की टेंशन ही नहीं होती। 243 33। हमारी पूरे कैफ में हमारी शायद कभी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई थी, सिर्फ सीए फाइनल के पेपर में 2 बैलेंस शीट थी, वो दोनों टैली हो गई थी। कैफ में कभी नहीं हुई थी टैली, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अच्छा 295, कोई पेपर रुका भी नहीं था कैफ में, अच्छी तरह याद है हमें। सीए फाइनल में 2 पेपर रुके थे 4 में से। फिर पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने देखा, सुबह सुबह तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को उन्होंने बुला के कहा कि नहीं ये तो नहीं कहा कि, अच्छा 656 बिजनेस मैनेजमेंट और आईटी रह गया था, अकाउंटिंग और कंपनी लॉ पास हो गया था। 240 1 6। मेरे और सर आसिफ के आर्टिकल्स खत्म हुए थे 31 जनवरी को, 28 जनवरी को रिजल्ट आ गया था, पास हो गए थे। यानी आर्टिकल्स के अंदर अंदर ही पास हो गया था दोनों ने एक ही फॉर्म से आर्टिकल्स किए। 90s में 1990 में। ये थोड़ा सा पीछे जाएगा जो आई के भी नहीं जब बना था। चलें जी, तड़ 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 करें, तड़ 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 हो जाना, तड़ 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 तड़। Loan to BL director is a receivable which is not a receivable from subsidiary. So it is a receivable from third party. So receivable from third party should not be cancelled out with anything. नहीं क्या करें, बैलेंस शीट ही नहीं टैली हो रही लोगों की, जल्दी करें। लोगों ने पहले के कब के करके बैठे हुए हैं। बनाओ दूसरा पार्ट, P&L बनाए।